हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत विषय के वर्ष 2018 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। देखिए, वर्ष 2018 में 2 प्रश्न हुए थे, एक री एग्ज़ाम भी हुआ था क्योंकि पेपर पहला लीक हो गया था, जिससे कि दोबारा पेपर हुआ था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने री एग्ज़ाम वाला पेपर पढ़ा था और इसमें हम लोग जो पहले पेपर हुआ था उसको पढ़ेंगे। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ऑप्शन ए है सर्वस्मिनी इस्मिन, और दूसरा है सर्वा, और सी है ऑप्शन सर्वाम, और डी है सर्वश्याम। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, सर्वश्याम। प्रश्न संख्या दूसरा है, पावक का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है पा धन अक, बी है पो धन अक, सी है पौ धन अक, और डी है पाव धन अक। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, पौ धन अक। देखिए, ये जो पावक है ये अयादि स्वर संधि से जुड़ा हुआ है। अयादि स्वर संधि का परिभाषा होता है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसमें क्रमशः जो ए ऐ ओ औ होते हैं अ आय अ और आओ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में है औ धन अ आया हुआ है। अ पहला ये जो लास्ट में प के साथ जुड़ा हुआ है, अ की मात्रा अ के साथ जुड़ा है तो ये आओ बना है। अब यहाँ का पा में आ की मात्रा और व आ हुआ है, तो ये अयादि स्वर संधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, अधिहरि में समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है द्वंद्व समास, और डी है अव्ययी भाव समास। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं जहाँ पहला पद अव्ययवाची हो या फिर लगे आपको कि यहाँ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, लग रहा है उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ये पहचानने की विधि है, लगे कि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिखिए अधिहरि में लग रहा है हरि में अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास होगा। इसके जो बाकी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहाँ कारक चिन्ह का लोप रहता है, यहाँ पे कोई कारक चिन्ह का लोप नहीं है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जहाँ कोई पद प्रधान न हो, अर्थात 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करें। जैसे कि लंबोदर होता है, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, यानी लंबोदर से गणेश की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए वहाँ यहाँ पे भी तो अधिहरि में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए तत्पुरुष समास बहुव्रीहि समास नहीं होगा। ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है, जैसे कि दिन रात, भाई बहन इत्यादि। और यहाँ पे बीच में डैश भी होता है। और डी था अव्ययी भाव समास, तो हमने पढ़ा ही, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, 29 की शुद्ध संस्कृत संख्या नहीं है। ऑप्शन ए है 9 विंशति। 9 और विंशति, विंशति का अर्थ होता है 20 और 9 जुड़ा है यानी 9, ये 29 का, ये 29 को 9 विंशति लिखते हैं, ये सही है, ये नहीं होगा। यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो जो गलत होगा वही सही उत्तर होगा। बी है नवति, नवति ये गलत है, ये नहीं होगा, यही सही उत्तर है। बाकी वही ऑप्शन देखते हैं। सी है एको न त्रिंशत, त्रिंशत का अर्थ होता है 30 और 1 नहीं, 1 कम यानी 29, ये भी सही है, यानी 29 को लिखा जा सकता है एको न त्रिंशत। और डी है 29, तो ये भी सही है, 29 को 29 भी लिखते हैं। केवल जो बी है नवति यही नहीं है, 29 का ये शुद्ध संस्कृत शब्द नहीं है, तो यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, उपसर्ग धातु के साथ आता है, यानी जो उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है, तो उपसर्ग पहले आता है। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। हिंदी में भी और संस्कृत में भी उपसर्ग पहले आता है और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है, यानी बाद में लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। उत्तर, अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ ह य व र ल वर्ण आते हैं। इतना में आपका जो आंसर है कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं नीचे आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि कोई भी प्रत्याहार पूछेगा तो आप लिख सकेंगे। आप माहेश्वर सूत्र 14 पढ़े होंगे और जो आपको याद होगा माहेश्वर सूत्र, तो माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहारों को लिखते हैं और क्रम से माहेश्वर सूत्रों को लिख दीजिए। उसके बाद फिर जो प्रत्याहार पूछे, जैसे कि देखिए यहाँ पे पूछा था अण प्रत्याहार, तो अ पहला लेटर अ है, यहाँ पे पहला जो वर्ण है अ है। देखिए ड़ किधर है, ड़ यहाँ पे है छठवां में, छठवां माहेश्वर सूत्र में ड़ है। इसके बीच में जो भी आएगा केवल तीसरा ये लास्ट वाला वर्ड छोड़ के च और ट,
बाकी सबको लिख लेंगे अ ई उ रील री ए ओ ए ह य व र ल, ये सब अ प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा। केवल जो भी प्रत्याहार पूछेगा लास्ट वाला वर्ड नहीं लिखना है किसी में भी। जैसे कि मान लीजिए अक प्रत्याहार है तो अ यहाँ है और क यहाँ है दूसरे माहेश्वर सूत्र में, और लास्ट वाला नहीं लिखना है यानी र नहीं लिखना है, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा अ ई उ रील री, यानी अक प्रत्याहार में 5 आते हैं अ ई उ री री। और इसके बाद अगर जो अच प्रत्याहार पूछे तो देखिए अ कहाँ पे, अ शुरू में है अ, और च है चौथे माहेश्वर सूत्र में यहाँ पे। इसके बीच में जो भी वर्ड रहेंगे ये सभी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे, केवल लास्ट वाले को छोड़ के। तो लास्ट वाले को काट दीजिए, अ ई उ रील री ए ओ ए अ, ये सब अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये मैंने माहेश्वर सूत्रों को 14 को लिखा है, और जब आप तैयार करना चाहें तो लिख के तैयार कर सकते हैं। ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है। प्रश्न के साथ है, हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। उत्तर, हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है वयम पाठ पठिष्याम, वयम पाठ पठिष्याम। प्रश्न संख्या 8 है, ध्रुव मपाए अपादानम से संबंधित विभक्ति का नाम लिखिए। उत्तर, ध्रुव मपाए अपादानम से संबंधित विभक्ति का नाम पंचमी विभक्ति होती है, जिसका कारक अपादान होता है तथा चिन्ह से अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे कि वृक्षात पत्रम पतति, यानी वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिरते हैं, पतति मतलब गिरते हैं, तो यहाँ अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति है। प्रश्न संख्या 9 है, राजपुरुष का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। उत्तर, राजपुरुष का समास विग्रह है राजः पुरुष, और इसका समास का नाम है राजपुरुष में तत्पुरुष समास है। जहाँ कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे ये संस्कृत में पूछा इसलिए राजः है, यहाँ पे राजः पुरुष। प्रश्न संख्या 10 है, हरि शब्द की द्वितीय विभक्ति में तीनों वचनों का रूप लिखिए। उत्तर, हरि शब्द की द्वितीय विभक्ति में तीनों वचन हो जाएंगे हरिम, हरि और हरीन। प्रश्न संख्या 11 है, अनियर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द लिख बनाइए। तो इसका उत्तर होगा, अनियर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द हो जाएंगे कथ धन अनियर, तो कथनियम हो जाएगा। भूधन अनियर का भवनियम हो जाएगा। ये तो नपुंसक लिंग में होगा, ये तो लिंग का नाम नहीं पूछा है, तो आप किसी भी लिंग में लिखेंगे तो सही होगा। ऊपर लिख दीजिएगा कि हम नपुंसक लिंग में लिख रहे हैं, कि पुल्लिंग में लिख रहे हैं, कि स्त्रीलिंग में हो जाए लिख रहे हैं। तो अनियम का पुल्लिंग होगा कथनीय, कथनीय पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में कथनीय। और भवनियम का पुल्लिंग में होगा भवनीय और स्त्रीलिंग में भवनीय। देखिए यहाँ पे जो हिंदी से थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रत्यय और उपसर्ग संस्कृत में। हिंदी में होता है जो प्रत्यय होता है वो सेम टू सेम वैसे ही शब्द के बाद में जुड़ता है, लेकिन जो संस्कृत का प्रत्यय होता है दिया कुछ और रहेगा, जुड़ेगा कुछ और। जैसे कि यहाँ पे अनियर दिया हुआ है, अनियर में प्रत्यय में केवल अनिय जुड़ता है, र साइलेंट हो जाता है। यहाँ जो र है ये नहीं जुड़ता है, केवल देखिए यहाँ पे कथ में अनियर में अन्य ही जुड़ा हुआ है, कथनियम। और भू में अनियर में भवनियम हो गया है, यहाँ पे र नहीं जुड़ा है, अनियम हो गया है, यानी अनियम। ये तो जो लास्ट वाला म है ये तो लिंग से आया हुआ है। नपुंसक लिंग में लिखेंगे तो ये होगा, पुल्लिंग में लिखेंगे तो यह हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में या होता है। ये लिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है अनिय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जो कि लघु त्रिप्रश्न का पहला प्रश्न है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, दीर्घ संधि इसका सूत्र होता है अकस्मणे दीर्घ। परिभाषा होता है इसका, समान वर्गों के योग से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ अ ई उ री हो जाते हैं। अर्थात 2 सजातीय स्वर पास पास आते हैं तो दोनों, यहाँ वर्षों नहीं है, दोनों वर्णों होगा, वर्णों के मेल से सजातीय वर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे कि कोई भी अक प्रत्याहार का अ ई उ री भी होता है, इसमें री छूट गया है, री भी होता है, आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। आ ई उ और री कैपिटल री हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझ सकते हैं,
अध्यधन अपि, अद्यापि, यहाँ पे अ और अ जुड़ा है तो आ हो गया है। यहाँ पे विद्याधन आलय, आ जुड़ा है तो आ ही रहेगा, उसमें क्या परिवर्तन होगा जब वो दीर्घ खुद आ है तो। और हिमधन आलय, अ और आ जुड़ा है तो आलय हुआ है हिमालय। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। उत्तर, संस्कृत व्याकरण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है भाषा का ज्ञान होता है, दूसरा है भाषा क्षमता बच्चों में पैदा होता है, और तीसरा है वैचारिक सोच, और चौथा सांस्कृतिक मूल्य, और पांचवा बौद्धिक विकास। चूँकि ये लघुत्तरी का प्रश्न है, 50 वर्ड या उससे ज़्यादा में लिखना रहता है, तो इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है भाषा ज्ञान। संस्कृत व्याकरण भाषा के नियमों और संरचना को समझने में मदद करता है। यह भाषा का शुद्ध और प्रभावी उपयोग करने में सहायक होता है। दूसरा है भाषा क्षमता। यह शब्दावली का विस्तार करने और भाषा की गहरी समझ विकसित करने में सहायक होता है। यह बोलने, लिखने, सुनने और समझने की क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। तीसरा है वैचारिक सोच। संस्कृत व्याकरण वैचारिक सोच और तर्क करने की क्षमता को विकसित करता है। चौथा है सांस्कृतिक मूल्य। संस्कृत व्याकरण भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समझने में मदद करता है। पांचवा बौद्धिक विकास। संस्कृत व्याकरण बौद्धिक विकास और ज्ञान की वृद्धि में सहायक होता है। तो ये सारा उद्देश्य हो जाएगा संस्कृत व्याकरण का। प्रश्न संख्या 14 है, गम धातु लोट लकार के रूप लिखिए। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में तो केवल लट और लिंग लकार, लंग लकार ही है सिलेबस में। पहला जो 2 लकार है, 5 लकार होते हैं जिनमें से 2 ही लकार सिलेबस में है, लेकिन सभी वर्षों के प्रश्न में आप देखेंगे तो लकार से सिलेबस से बाहर ही पूछा हुआ है। 2 साल तो पूछा हुआ है कि चाहिए के लिए क्या प्रयोग होता है, तो विधि लिंग लकार, ये 5वां लकार है। आप लकार पूरा पढ़ के जाइएगा, सिलेबस नहीं, आपको 5 लकार पढ़ के जाना है, क्योंकि किसी भी लकार से पूछ सकता है। उत्तर इसका गम धातु लोट लकार के रूप। तो पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे आप चार्ट बना लेंगे। प्रथम पुरुष में गम धातु का जो रूप होता है गच्छतु, द्वितीय में गच्छताम, और बहुवचन में गच्छान्तु। मध्यम पुरुष में होता है गच्छ, गच्छतम, गच्छत। उत्तम पुरुष में गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, अनु तथा अ उपसर्ग से बने संस्कृत के 2 शब्द लिखिए। उत्तर, अनु उपसर्ग से बने शब्द अनुधन गच्छति, अनुगच्छत, अनुगच्छाति, अनुधन भव, अनुभव, और अनुधन चर, अनुचरा। और यहाँ पे चरा, यहाँ पे र के बाद विसर्ग छूट गया है, लिख लेंगे। अ उपसर्ग से बने शब्द अवधन कृपा, अकृपा, अवधन गुण, अवगुण, ऐसे आप 2 लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। श्लोक क्या है? कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। दूसरा लाइन है, माँ कर्म फले हेतु भ्रुवाम ते संगो अश्व कर्मणि। देखिए बहुत टफ श्लोक है, इसका हिंदी में अर्थ लिखना है तो इसका अर्थ हो जाएगा, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए, इसलिए कर्म को फल के लिए नहीं करना चाहिए। यानी कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सीधे शब्दों में इतना समझ लीजिए, यही है इसका अर्थ। प्रश्न संख्या 17 है, तव्यत एवं कत्या प्रत्यय लगाकर संस्कृत के 2 शब्द लिखिए। उत्तर, तव्यत प्रत्यय लगाकर 2 शब्द, पठधन तव्यत बराबर पठितव्य, भूधन तव्यत बराबर भवितव्य। और कत्या प्रत्यय लगाकर 2 शब्द हो जाएंगे, क्रीधन कत्वा बराबर कृत्वा, और पाधन कत्वा बराबर पित्वा, गमधन कत्वा बराबर गत्वा। तो ये 2 प्रत्यय दिया था, 2 शब्द लिखना था, हमने 2 शब्द पढ़ लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला शब्द है, राम सदा सत्य बोलता है। दूसरा, मैं काम करता हूँ। तीसरा, वे दोनों घर जाते हैं। तो इनका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा। पहला है, राम सदा सत्य बोलता है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा, राम सदा सत्यम वदति। दूसरा है, मैं काम करता हूँ, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा, अहम कार्य करोमि। तीसरा है, वे दोनों घर जाते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद होगा, तौ गृहम गच्छतः। तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं कंप्लीट होता है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज़ के सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज़ भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।